जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक राज्यों में मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, सीएम की नियुक्ति कैसे होती है और सीएम को शपथ कौन दिलवाता है। इन सब टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इसके साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा। तो टॉपिक है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद पर चर्चा करने से पहले हमारा एक टॉपिक है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। हम पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत के सभी राज्यों में राज्यों की एक संसद है या संसद का प्रावधान किया गया है और राज्यों की संसद को राज्य विधानमंडल कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, जिसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 168 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य की संसद को राज्य विधानमंडल कहा गया है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 168 में है। यदि हम राज्य की संसद के बारे में बात करें तो राज्य की संसद में एक होते हैं राज्यपाल, गवर्नर, एक राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक है राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राज्यों की संसद में दो हाउस, दो सदन होते हैं। एक है राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत में जहां भी राज्य होगा, जहां पर भी स्टेट होगा, राज्य में राज्य विधानसभा जरूर होगी। बिना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई राज्य नहीं होगा। राज्य विधान परिषद ये जरूरी नहीं है कि राज्यों में हो। बिना विधान परिषद के भी राज्य काम कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि राज्यों में राज्यपाल के साथ राज्य विधानसभा तो जरूर होगी, लेकिन राज्य विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य विधान परिषद भी बनाई गई है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये 6 राज्य कौन से हैं? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप नोट कर सकते हो। यूं आम बिकते हैं, यूं आम बिकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसमें उन 6 राज्यों के नाम शामिल हैं जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी बनाई गई है। अब वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है। या इन 6 राज्यों की राज्य विधानमंडल की स्ट्रक्चर देखें तो राज्यपाल, राज्य विधानसभा, ये तो सभी राज्यों में होनी ही होनी है। तो इन राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ इन 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद भी बनाई गई है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इन 6 राज्यों से अलग भारत के जो 22 स्टेट बचे हैं, 22 जो राज्य हैं, उनमें विधान परिषद नहीं है। उन राज्यों की यदि संसद की बात की जाए, उन राज्यों में राज्य विधानमंडल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो उनमें राज्यपाल और राज्य विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। यानी उन राज्यों की संसद में केवल राज्यपाल और राज्य विधानसभा है। उन 22 राज्यों की बात कर रहे हैं, इन 6 से अलग। इन 22 राज्यों में राज्य विधान परिषद नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के साथ साथ राज्य विधानसभा तो जरूर होगी, विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है।
क्योंकि बिना विधान परिषद के भी राज्य अपना काम कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट है हमारा, जो राज्य की संसद है इसका नाम है राज्य विधानमंडल, जिसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 168 में दिया गया है। तो नॉर्मली हम दोनों हाउस की बात कर रहे हैं, विधानसभा की और विधान परिषद की, असेंबली की और काउंसिल की। तो भारत के राज्यों में दो हाउस हैं, हाउस मतलब सदन, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। इन दोनों ही सदनों का जो मेंबर होता है, इसे आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में, इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें विधायक बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विधायक जी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल विधायक जी शब्द का प्रयोग करें तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये मेंबर, ये सदस्य राज्य विधानसभा का सदस्य है या राज्य विधान परिषद का है। अगर हम अपने यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा के साथ साथ राज्य विधान परिषद भी है। तो मेन पॉइंट ये है कि राज्य विधानसभा का जो सदस्य होगा उसे कहा जाता है एमएलए। फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा का सदस्य। और विधान परिषद का जो सदस्य है उसे कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद का सदस्य। तो जिस व्यक्ति को हम विधायक जी बोल रहे हैं, विधायक शब्द से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो विधायक जो हैं या तो वो एमएलए हैं या एमएलसी हैं। तो किसी दूसरे को उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये एमएलए हैं या ये एमएलसी है। इसी से क्लियर होगा कि ये जो विधायक है ये विधानसभा का सदस्य है या विधान परिषद का सदस्य है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधानसभा एमएलए बनने के लिए मिनिमम एज, न्यूनतम एज 25 वर्ष होनी चाहिए और एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव उस राज्य में जो राज्य की जनता है अपने विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव करती है। यानी विधानसभा या एमएलए का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि उस राज्य की जनता जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस राज्य की जनता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से एक एमएलए का चुनाव करती है। और एमएलसी का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम आगे इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, ये थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि विधान परिषद के मेंबरों का चुनाव कैसे होता है। तो राज्य विधानसभा की यदि बात करें तो इसके सदस्य को एमएलए बोला जाता है। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि राज्य की जनता अपने विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी राज्य में राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका मतलब है कि हम उस राज्य में किसी मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, भले ही पहला मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आ जाए। तो किसी राज्य में चुनाव किसका होगा? राज्य विधानसभा का होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। भारत में राज्य विधानसभा की कितने सीटें होंगी ये प्रॉपर उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसी के बेस पर राज्य विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। यानी उत्तर प्रदेश से एमएलओ की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए बनेंगे। और अभी जैसे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल सीट या विधानसभा सीट हैं 288, 288। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि जब राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी का कोई मेंबर उस राज्य का सीएम बनता है। तो राज्य विधानसभा
के चुनाव के बाद जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी पूर्ण बहुमत मिलता है, वो पार्टी आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाती है। अभी यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये फुल मेजोरिटी पूर्ण बहुमत क्या होता है। किसी राज्य में जितनी विधानसभा सीट हैं उसका 50% प्लस वन, यानी आधे से एक अधिक जो नंबर होगा वो उस राज्य का पूर्ण बहुमत होगा। अगर हम यूपी को एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो यूपी में टोटल विधानसभा सीटें 403। तो यूपी जिस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलेगी वो पार्टी आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाएगी। 5 साल क्यों? क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो फुल मेजोरिटी कितनी हो गई? तो यूपी में जो 403 सीट हैं आप इसका आधा करो तो आधा बैठता है 202। क्योंकि 3 का हम आधा नहीं कर सकते हैं। अगर हम 400 सीट मान लें तो 400 का आधा कितना होता है? 200। तो मैंने बताया कि 50% प्लस वन, आधे से एक अधिक सीट यदि किसी पार्टी को मिल जाए तो उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो यूपी विधानसभा का जो पूर्ण बहुमत है फुल मेजोरिटी ये होता है 202, 202 सीट। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी को 403 सीटों में से 202 सीट मिल जाएं या जिस पार्टी के 202 एमएलए जीत जाएं, हम बोलेंगे कि उस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिल गई है। अब वो पार्टी सरकार बनाएगी। इसी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में कुल टोटल संख्या है 288। तो इस राज्य में पूर्ण बहुमत कितना होगा? हम इसका आधा कर लेते हैं। 200 का आधा हो गया 100 और 88 का आधा हो गया 144। 288 का आधा हो गया है 144, लेकिन 50% प्लस वन, 144 में वन जोड़ दो यानी 145। 288 विधानसभा सीट में से जिस पार्टी को 145 सीट मिल जाएंगी महाराष्ट्र में, उस पार्टी को हम ये कहेंगे कि इस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिल गई है, यानी इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। तो किसी भी राज्य में जब राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस राज्य में जितनी विधानसभा सीट हैं उन सीटों का 50% प्लस वन जिस पार्टी को मिल जाता है वो पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाती है। तो आगे देखते हैं कि जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है वो पार्टी अनाउंस करती है कि हमारी ओर से इस राज्य के सीएम कैंडिडेट वो व्यक्ति होंगे, मतलब किसी प्रॉपर व्यक्ति का वो नाम अनाउंस करती है वो जीती हुई पार्टी। तो जिस व्यक्ति को नाम अनाउंस किया गया है मुख्यमंत्री के लिए, आर्टिकल 164 के अंतर्गत राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। बहुमत प्राप्त पार्टी, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है उस पार्टी ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया है तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे राज्यपाल। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 164 के अंतर्गत। अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है उस व्यक्ति को शपथ, उस मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे उस राज्य के राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं और उस राज्य का जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। जब मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री अपनी एक टीम बनाते हैं। मुख्यमंत्री एक टीम बनाते हैं क्योंकि अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि क्या अकेला व्यक्ति पूरे राज्य को कंट्रोल कर सकता है तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो मुख्यमंत्री पूरे राज्य को कंट्रोल करने के लिए एक टीम बनाते हैं और उस टीम का नाम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अब आप यदि उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जीक्यूटिव की स्ट्रक्चर देखें
तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने अपनी साथ दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, दो डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं, एक केशव मौर्य प्रसाद और एक ब्रजेश पाठक। तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सरकार में किसी मंत्री को या किसी अपने नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए। उप मुख्यमंत्री का कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। आपको इस पोस्ट की कोई भी डिटेल भारत के संविधान में नहीं मिलेगी। ये प्रॉपर एक पॉलिटिकल पोस्ट है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है या उस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपनी सरकार में एक या दो व्यक्ति को डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता है या नहीं। तो यदि मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो वैसे तो स्टेट में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट होती है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से छोटे मंत्री होंगे जो उप मुख्यमंत्री होंगे। इन उप मुख्यमंत्री से नीचे ये तीन प्रकार के मंत्री होंगे। यानी यहां पर मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के यहां अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आएंगे ये उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और इसके नीचे शुरू होगी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं? तीन प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उस पार्टी ने अपने एक सीनियर लीडर को मुख्यमंत्री बनाया है या अनाउंस किया है कि हमारी ओर से मुख्यमंत्री ये व्यक्ति होगा। तो क्या किसी पार्टी में क्या केवल एक ही सीनियर मंत्री होता है या एक ही सीनियर लीडर होता है या बहुत सारे होते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि एक पार्टी में बहुत ज्यादा सीनियर लीडर होते हैं। तो उस पार्टी के जो सीनियर लीडर होते हैं उन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। तो जो सीनियर लीडर हैं उनमें सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री को हमने कई बार बता चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री को पूरा का पूरा एक मंत्रालय या एक विभाग दिया जाता है। किसी मंत्रालय या विभाग के राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री को उसके मंत्रालय या विभाग में काम करने के लिए हेल्प करते हैं। ये कैबिनेट मंत्री से छोटे मंत्री हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो बड़े मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, और इन सबसे मेन जो होता है वो होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब बात करते हैं, हाँ, पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री अपनी जो टीम बनाते हैं तो अपनी मंत्री परिषद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है और किस व्यक्ति को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाना है, ये पूरा डिसीजन मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और किस कैबिनेट मंत्री को कौन सा मंत्रालय या विभाग दिया जाएगा। पूरी की पूरा कंट्रोल होता है मुख्यमंत्री का। जो मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के जितने मंत्री होंगे उन सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। या यहां पर एक पॉइंट है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, होल्ड ऑफिस ऑफ प्लीजर्स ऑफ गवर्नर। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राज्यपाल जब चाहें मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। ये प्रसाद पर्यंत का मीन्स होता है। अगर राज्यपाल ने 5 साल से पहले किसी को नहीं हटाया है तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री सब मैक्सिमम 5 साल तक काम करेंगे। 5 साल क्यों? क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को हटा सकता है? इनडायरेक्ट रूप से बोला जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता है जब तक मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल सॉरी जब तक मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, फुल मेजोरिटी मिली हुई है, उस समय तक राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। और कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों का 5 साल। मुख्यमंत्री किसी भी समय यदि त्यागपत्र देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और मुख्यमंत्री जो त्याग पत्र देते हैं वो देते हैं राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं? विधानसभा में जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली है वो पार्टी अपनी ओर से अनाउंस करती है कि हमारी ओर से सीएम कैंडिडेट वो नेता होगा या वो व्यक्ति होगा। तो जीती हुई पार्टी ने जिसे अनाउंस किया है उसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं और उसी व्यक्ति को शपथ दिलवाई जाती है मुख्यमंत्री की। हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था स्टेट सेक्रेटेरिएट, राज्य सचिवालय। तो राज्य की जो सरकार है उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। राज्य सचिवालय की राज्य कार्यपालिका की यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो राज्य कार्यपालिका का एक पॉलिटिकल हेड होता है, राजनीतिक प्रमुख, और ये होता है मुख्यमंत्री। और राज्य का एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख, और ये होता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। राजनीतिक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव। और सीएम के नीचे एक होती है पूरी की पूरी मंत्री परिषद जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और मुख्य सचिव के नीचे होता है राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय का हेड मुख्य सचिव होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड मुख्यमंत्री होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ी हुई है। मेन हमारा आज का टॉपिक था कि मुख्यमंत्री कैसे अपॉइंट होते हैं। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और इसी के साथ हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की। तो यूपी में मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी आदित्यनाथ और 2 उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य प्रसाद। और इन्हीं से अलग एक उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जहां पर भी राज्य है वहां पर आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका के प्रमुख होंगे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की एक टीम होगी जिसका नाम होगा मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। सब राज्यों की अलग अलग है। सब राज्यों में कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री छोटे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री को उसके काम में हेल्प करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट है टोटल 403। और उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलेगी यानी जिस पार्टी को 202 सीट मिल जाएंगी वो पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाएगी और 5 साल के लिए सरकार बनाएगी। तो उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश में टोटल 60 मंत्री बन सकते हैं, 60 मंत्री बन सकते हैं। पार्लियामेंट ने 2003 में एक कानून पास किया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और उसमें यह कहा था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या उस राज्य की जो विधानसभा सीट हैं, उस राज्य में जो टोटल विधानसभा सीट हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। किसी राज्य में जो मंत्री बनेंगे चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार प्लस मुख्यमंत्री, वो उस राज्य की विधानसभा सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो 403 सीट है विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 60 मंत्री बन सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कैसे? देखिए, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 53 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सहित 53 मंत्री हैं जिनमें एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री हैं।
अब यहां पर क्योंकि उप मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट मंत्री की तरह का ही स्टेटस प्राप्त होता है, उप मुख्यमंत्री होते तो कैबिनेट मंत्री से बड़े हैं, लेकिन यूपी में उप मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मंत्रालय दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री से अलग टोटल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या उत्तर प्रदेश में इस समय 19 है। टोटल संख्या है मुख्यमंत्री सहित 53, और 53 में कैबिनेट मंत्री हैं आपके 19, राज्य मंत्री हैं 20 और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं 14। तो टोटल मिलाकर इस समय 53 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित टोटल 60 मंत्री बन सकते हैं, यानी अभी 7 मंत्रियों की गुंजाइश है। योगी आदित्यनाथ अभी चाहे तो 7 व्यक्तियों को अभी अपनी मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। अब जो 7 नए मंत्री बनेंगे, उनमें से कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा या किसे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया जाएगा, ये सारा का सारा डिसीजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये तो है अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, और यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपेयर करें तो केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अलग है और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मंत्री है वो पूरे भारत का मंत्री है, और यहां पर उत्तर प्रदेश में जो मंत्री है, जैसे हमने सुरेश कुमार खन्ना की बात की है जो इस समय वित्त मंत्री हैं, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के नहीं। लेकिन निर्मला सीतारमण पूरे भारत की वित्त मंत्री हैं। तो प्रत्येक राज्य में जो कैबिनेट मंत्री होगा वो सिर्फ उसी राज्य का कैबिनेट मंत्री होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट मंत्री, और इसी तरह से होते हैं प्रत्येक राज्य में भी अपने अपने कैबिनेट मंत्री। तो यदि एक साथ किसी फंक्शन में दोनों मंत्री शामिल हो रहे हैं, तो आप अभी ध्यान से देखेंगे कि जहां पर वो बैठेंगे उनकी चेयर के सामने एक नेम प्लेट होगी और उसके सामने लिखा रहेगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और उसी के बराबर में सुरेश खन्ना जी बैठे हुए हैं, तो उनके नाम के सामने होगा उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। तो जिस राज्य का कोई कैबिनेट मंत्री होगा तो उस राज्य का पहले नाम आ जाएगा उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, ये नाम आएगा उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री। लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर आएगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन स्टेट मिनिस्टर। और वहां पर हमने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर है वो पूरे भारत का राज्य मंत्री है, किसी एक राज्य का मंत्री नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही राज्य मंत्री है, ना वो उत्तराखंड का राज्य मंत्री है, ना वो हिमाचल प्रदेश का राज्य मंत्री है। तो जिस राज्य की मंत्री परिषद होगी वो केवल उसी राज्य में काम करेगी, ना कि किसी दूसरे राज्य में जाकर। अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में 2 दिन पहले ही विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, विधानसभा चुनाव के। तो महाराष्ट्र में विधानसभा सीट है 288, और जिस पार्टी को 145 सीट मिल जाएंगी उस पार्टी को पूर्ण बहुमत फुल मेजोरिटी मिल जाएगी। तो यदि हम विधानसभा रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसमें बीजेपी के साथ जो महागठबंधन बना हुआ है जिसका नाम है महायुति, इन्हें टोटल 230 सीट मिली हैं। 288 में से 230 सीट मिली हैं, जिनमें अकेले बीजेपी पार्टी को 132 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीट और अजीत पवार गुट को 41 सीट मिली है। तो टोटल इनकी सीट बैठती है 230। अब यहां पर विपक्ष का जो रोल है वो महाविकास अघाड़ी, इसे टोटल सीट मिली है 47, जिसमें उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना उसे 20 सीट मिली है, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 16 सीट और कांग्रेस को मिली है 10 सीट। तो यहां पर यह क्लियर हो गया है कि फुल मेजोरिटी से बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी को
जो गठबंधन बना हुआ है महायुति उसको मिली है। और इनमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी 132 सीट, शिवसेना, शिंदे गुट 57 और अजीत पवार की जो पार्टी है उसे मिली है 41। तो अब इन्हीं तीन जो बड़ी पार्टियां हैं, इन्हीं तीन पार्टियों में से अब आप देखना कि उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, यदि हम इस चुनाव से पहले की बात करें तो इस चुनाव रिजल्ट से पहले मुख्यमंत्री के थे एकनाथ शिंदे और दो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे थे अजीत पवार। तो ये स्ट्रक्चर चल रही थी और मंत्री परिषद में जो मंत्री थे वो थे अलग। तो अभी भी कंडीशन ऐसी बन रही है, आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो अभी तक मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुभव या सिर्फ मेरे विचार हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार में दो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बनेंगे एकनाथ शिंदे और एक बनेंगे अजीत पवार। तो ये मान के चलें कि महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री और दो बनेंगे डिप्टी सीएम। इससे अलग इनकी एक मंत्री परिषद होगी जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ये तीन प्रकार के मंत्री शामिल होंगे। इस पूरी मंत्री परिषद में कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा और कौन बनेगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ये डिसाइड करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री जो भी बने। देवेंद्र फडणवीस बने या हो सकता है कि एकनाथ शिंदे दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए और उप मुख्यमंत्री में फडणवीस और अजीत पवार पहले की तरह ही बन जाए, या जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो इसी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र अपने साथ दो उप मुख्यमंत्री लेकर चलेंगे, एक एकनाथ शिंदे और एक अजीत पवार। और ये एक दो दिन के बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कौन? मुख्यमंत्री वो बनेगा जिस पार्टी को विधानसभा में सबसे अधिक सीटें मिली है या जिसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। और पूरी डिटेल आपको हमने डिस्कस हम कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।